बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम विमला और दूसरे का नाम कमला था। कमला की मां बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए कमला के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। कमला की सौतेली मां कमला को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, इसीलिए उसने कमला को कभी भी पाठशाला नहीं जाने दिया, जिस कारण कमला बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। कमला की मां ने कमला की शादी एक गरीब परिवार में कर दी थी, जो दूसरे के खेत में मजदूरी करता था, और कमला खुद दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तभी उनके घर में एक सांझ का भोजन झूठ पाता था। वहीं दूसरी ओर कमला की सौतेली मां ने अपनी खुद की बेटी विमला का ब्याह पूरे धूमधाम से उसी गांव के मुखिया के बेटे हरिलाल से किया था। विमला देखने में बहुत ही सुंदर और ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसका विवाह एक अमीर परिवार में हुआ था। शादी के बाद से ही विमला को अपने रूप और धन का बहुत घमंड हो गया था। विमला अपनी बड़ी बहन कमला को हमेशा ताने मारती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी कमला उसके घर जाती, विमला की बातें उसके दिल को छलनी कर देती थी। एक दिन कमला सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी छोटी बहन विमला मिलती है। अरे कमला दीदी, आप इतना फटे हाल क्यों हो? ऐसा लगता है कि आपने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। आपको तो देखकर ऐसा लग रहा है कि गरीबी बहुत ही बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथों की हालत इतनी खराब क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि दूसरे के घरों में काम करते करते बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। और आपके कपड़े इतने गंदे और फटे पुराने हैं, लगता है कि बरसों से बदले ही नहीं। आपने यह अपनी कैसी हालत बना रखी है? विमला में एक गरीब किसान की पत्नी हूँ और हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। भगवान ने हमें जितना दिया है, हम उतने में ही खुश रहते हैं। हाँ, हाँ, वह तो तुम्हें देखने से ही पता चल रहा है कि तुम कितनी खुश हो। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे इतनी आदत नहीं है कि मैं तुम जैसे गरीबों से यूं रास्ते में खड़े होकर बातें करती रहूं। वैसे भी हमारे परिवार का शहर के बड़े लोगों से उतना बैठना है। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोगों को तो हम अपने घर में नौकर तक नहीं रखेंगे। विमला की ऐसी बातें सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि विमला बहुत बदल चुकी है। कमला चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। यूं ही समय बीत रहा था, मगर एक दिन कमला के पति सुजीत की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुजीत का कई दिनों तक इलाज चलने के बाद घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे, वह भी खत्म हो गए। अब कमला के पास अनाज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। रात का समय था। कमला अपने पति के पास बैठी थी। कमला, अब तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा, तो अब हम इलाज कहाँ से करवाएंगे? और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं बचूंगा। हमारे पास तो अब एक फूटी कौड़ी नहीं बची। हमारे बच्चे भी भूखे हैं। नहीं जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके ऐसा बोलने से मेरी हिम्मत टूट जाती है। आप हिम्मत मत हारो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। मैं अपनी छोटी बहन विमला से कल सुबह पैसे मांगने जाऊंगी। मुझे विश्वास है, आपकी तबीयत के बारे में सुनकर वह मेरी मदद जरूर करेगी। अगले दिन सुबह सुबह ही कमला विमला के घर जाती है। विमला अपने घर के बाहर दरवाजे पर ही खड़ी होती है। फिर भी कमला विमला से पूछकर उसके घर के अंदर आती है। क्यों दीदी? क्या हुआ? इस बार मेरे पास किस लिए आई हो? विमला, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास जितने भी पैसे थे, मैंने उनके के इलाज में खर्च कर दी। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची और अभी तक उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए तुम मुझे थोड़े पैसों की मदद कर देती तो मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिनों में चुका देती। क्या दीदी, आपको थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। घर में तो पैसे रखे हुए थे, मगर अभी अभी मेरे पति सारे पैसे लेकर व्यापार के लिए निकल गए हैं। अगर तुम थोड़ी देर पहले आती तो तुम्हारी कुछ मदद कर भी देती। लेकिन विमला, तुम थोड़ी बहुत तो मेरी मदद कर ही सकती हो। क्या दीदी, अगर मैं ऐसे ही गरीबों के ऊपर पैसे उड़ाती रही तो हम भी तुम्हारी तरह ही कंगाल हो जाएंगे। बातों को सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप तुरंत वहां से अपने घर लौट जाती है। विमला ने आज तक अपनी बड़ी बहन कमला की कभी भी कोई मदद नहीं की थी। विमला ने तो पैसे देने से मना कर दिया।
अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ कि पैसा मांगने माँ के घर चली जाती हूँ। पिताजी पैसे देने से मुझे कभी मना नहीं करेंगे। कमला अपनी माँ के घर पैसे मांगने चली जाती है। अरे कमला, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? माँ, पिताजी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। नहीं, तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं हैं। वे किसी काम से शहर गए हुए हैं। तुम्हें पिताजी से क्या काम था? तुम मुझे बता सकती हो। माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। देखो कमला, तुम्हारे पिताजी तो अभी घर पर भी नहीं हैं, और वैसे भी हमारे खर्चे भी इतना ज्यादा है। ऐसे में हम तुम्हें पैसा कहाँ से देंगे? हम तो खुद ही गरीब हैं, तो ऐसे में हर किसी की मदद कहाँ से करेंगे? माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही वह ठीक हो जाएंगे, मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगी। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर क्यों बार बार एक ही बात बोले जा रही हो? अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? और अब कुछ सुनना बाकी रह गया है क्या? माँ की ऐसी बातें सुनकर कमला की आंखों से आंसू टपक जाती है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर उदास होकर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। गर्मियों की दोपहर थी कि गर्म हवाएं चल रही थीं। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक बुढ़िया भिखारन अपने कांधे पर फटा पुराना झोला टांगे हुए गांव में प्रवेश करती है। बुढ़िया के चेहरे पर तेज था, मगर उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। सबसे पहले बूढ़ी भिखारन विमला के हवेली पर जाती है। बेटी, कुछ भीख दे दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अरे ओ बूढ़ी भिखारन, मैंने क्या कोई लंगर खोल रखा है जो तुम्हें खाने को दे दूं? कहीं से भी मुंह उठाकर चले आते हैं। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा और यहाँ दोबारा आना भी मत। बुढ़िया कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है और निराश होकर आगे बढ़ जाती है। वह धीरे धीरे चलती हुई कमला के झोपड़ी के सामने पहुंचती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप इतने धूप में कहाँ घूम रही हैं? आप कृपा करके बैठ जाइए। बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अम्मा, आपको देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मगर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। कमला घर के अंदर जाती है और थोड़ी सत्तू और गुड़ लाकर बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बेटी, तुमने वो बूढ़ी भिखारन की भूख को शांत कर दिया। मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? अम्मा, मेरे पति बहुत दिनों से बीमार हैं और मैं उनका सही से इलाज नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पैसे मांगने सभी के पास गई, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अम्मा, बस आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वह जल्दी से ठीक हो जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुढ़िया अपने झोले से एक मिट्टी का घड़ा निकालती है और कमला से कहती है। लो बेटी, यह घड़ा तुम्हारे लिए है। तुम यह रख लो। पर अम्मा, मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे मिट्टी के घड़े हैं, तो फिर मैं इस घड़े का क्या करूंगी? बेटिया, यह घड़ा तुम ले लो। यह कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं है। तुम्हारे घर में जाते ही यह घड़ा तुम्हारे सारे दुख को दूर कर देगा। और जब तुम इस घड़े को खोलोगी और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से धीरे धीरे गांव के बाहर चली जाती है। कमला खुशी खुशी घड़े को लेकर घर के अंदर आती है। घड़ा घर के अंदर आते ही सुजीत की तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाती है। कमला, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अभी मुझे अचानक से मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी लग रही है। कुछ देर पहले ही मुझे बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और देखो, अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हाँ जी, आप तो ठीक ही कह रहे हैं। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो आपकी तबीयत कभी खराब ही नहीं हुई थी। अभी घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा आई थी। उसने मुझे यहाँ घड़ा देकर कहा कि यह घड़ा ले जाओ। यह घड़ा तुम्हारे घर के अंदर जाते ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देगा, और इस घड़े के अंदर से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। हाँ, भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। जब यह घड़ा तुम घर के अंदर लेकर आई तो मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो गई। भाग्यवान, कहीं यह जादुई घड़ा तो नहीं?
हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं यह जादुई घड़ा तो नहीं। चलिए इस घड़े को जल्दी से खोलकर देख लेते हैं। इसमें क्या है? कमला कपड़े से बंधे हुए घड़े को खोलने लगती है। कपड़े को हटाते ही उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। हे भगवान, यह तो किसी वरदान से कम नहीं है। ए जी, वह बूढ़ी अम्मा भगवान के रूप में हमारे द्वार पर आई थी। वह हमारे कर्मों का फल हमें देकर गई है। अब इन सोने के सिक्कों से हम अपना कोई काम धंधा शुरू करेंगे। हाँ कमला, तुम ठीक कह रही हो। और अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो गर्मी में हम सत्तू का शरबत, छाछ, नींबू, पानी, इसी का ही कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। कमला बहुत ही समझदार थी। उसने यह फैसला लिया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा काम, धंधा शुरू करेगी, ताकि आने वाले समय में उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। कमला ने अपने हाथ में कुछ सोने के सिक्के लिए और अपने ही गांव के दूध के व्यापारी के पास अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदने के लिए गई। सेठ जी, मैं कुछ पैसे लगाकर अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ का कारोबार करना चाहती हूँ, और इस कारोबार को करने में मुझे आपकी मदद चाहिए। सेठ कमला की बातों से प्रभावित हुआ और उसने कहा, ठीक है बहन, अगर तुम लगन और ईमानदारी से काम करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें अच्छी गुणवत्ता का दूध अच्छे दाम पर दूंगा। कमला ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले दिन कमला के छाछ और सत्तू का शरबत की बिक्री इतना ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब कमला का कारोबार चल पड़ा था। गांव के सभी लोग कमला की मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे थे। लेकिन जब यह खबर कमला की छोटी बहन बिमला के पास गई, तो वह उसकी तरक्की से जल भुन गई। कल तो यह मुझसे अपने पति के इलाज के लिए पैसे मांगने आई थी और अब इसने नया कारोबार शुरू कर लिया। आखिर अचानक से इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ गया जो इसने लस्सी और छाछ का कारोबार शुरू कर दिया, और इसका पति सुजीत वो भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर वह कुछ सोचकर कमला के घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी सारी बातें घर के बाहर खड़े होकर ही सुनने लगती हैं। सुनिए जी, आज हमारे व्यापार के पहले दिन ही बहुत अच्छी खासी कमाई हो गई है। यह सब उस बूढ़ी अम्मा की वजह से हो रहा है। अगर वह बूढ़ी अम्मा हमें वह जादुई घड़ा नहीं देती, तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ कमला, तुम बात तो सही कह रही हो। उस बूढ़ी अम्मा का एहसान तो हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे। आज इसी घड़ी की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, नहीं तो मैं कितने दिनों से बीमार था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी। वह बूढ़ी अम्मा हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थी। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि इन भिखारियों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। इनको किसी बूढ़ी अम्मा ने जादुई घड़ा दिया है। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी कुछ देर तक यहीं रुकती हूँ। जब यह लोग सो जाएंगे तो वह जादुई घड़ा मैं चुरा कर ले जाऊंगी। फिर विमला उन लोगों के सोने का इंतजार करने लगती है और बाहर ही खड़ी रहती है। वे लोग जैसे ही सो जाते हैं, तो विमला जल्दी से उनके घर के अंदर जाती है और घड़े को जैसे ही उठाने की कोशिश करती है, वह घड़ा उड़कर बहुत ही ऊंचाई पर चला जाता है। उसमें से एक आवाज आती है, अरे ओ लाल जी, मूर्ख घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला हमेशा दुखी ही रहता है। सच्चा अमीर तो वही होता है जिसमें ईमानदारी, मेहनत और लगन हो। तुम्हारी सोच बहुत बुरी है और यही सोच तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये सुनकर विमला डर से कांपने लगती है और वह तुरंत वहां से भाग जाती है और ये बात वो किसी को नहीं बताती है। विमला ने अपने खास नौकर हरिया को बुलाया। सुनो हरिया, यह कमला बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसका दुकान भी बहुत अच्छा खासा चलने लगा है। मुझसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वह इतना आगे बढ़ रही है। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकूं। मालकिन, एक तारिका तो है। अगर लोगों को लगने लगे कि सुजीत के छाछ, लस्सी और अन्य सामग्री में बहुत ज्यादा मिलावट है और वह सारा सामान मिलावटी बेचता है, तो उनके पास ग्राहक आना कम हो जाएंगे और धीरे धीरे उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। हाँ हरिया, तू ठीक कह रहा है। अगर उसकी दुकान पर लोग आना कम कर देंगे तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। सुनो हरिया, अगर यह काम तुमने चालाकी से कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। अगले ही दिन
कमला ने अपने नौकर हरिया और कुछ गांव के चालाक लोगों को बुलाया और उनको कुछ पैसे दिए और उसने एक योजना बनाई। उन लोगों को कमला के दुकान पर जाकर छाछ और लस्सी पीनी थी और उनको लोगों को जोर जोर से यह कहना था कि कमला का सामान मिलावटी है। उनकी छाछ और लस्सी पीने से सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह सुबह कमला ने अपनी दुकान खोली और धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हो गए। तभी विमला के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे और छाछ और लस्सी पीने लगे। अरे ये क्या, इस छाछ में तो अजीब सा स्वाद आ रहा है। दुकान पर खड़े और ग्राहक भी चौंक गए और वह भी आपस में कान्हा फूंसी करने लगे। अरे भाई, मैंने सुना था कि कमला के छाछ और लस्सी बहुत अच्छे होते हैं, मगर यह तो बहुत ही मिलावट करके बेच रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी भी कोई मिलावट नहीं की। मैं तो अपनी दुकान में अच्छी गुणवत्ता का ही सामान रखती हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अभी आपको छाछ और लस्सी निकाल कर देती हूँ। कमला लोगों के सामने सफाई देती रही, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि वह लोग तो पहले से ही एक योजना बनाकर आए थे। भाइयों, अपनी सेहत का ध्यान रखना। कमला के छाछ में गड़बड़ है, कोई इसे मत पीना। वे वहां से कमला को डांटते हुए चले गए। गांव के बाकी लोग भी कमला की दुकान पर आने से कतराने लगे और धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना कम हो गया। शाम तक कमला की दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते हैं। कमला को समझते देर ना लगी कि कोई उसकी दुकान बंद करवाना चाहता है, इसीलिए यह अफवाह फैला रहा है। लेकिन कमला ने अपनी दुकान इतनी मेहनत से खड़ी की थी, वह अपनी दुकान ऐसे कैसे बंद हो जाने देती। इसीलिए कमला ने एक योजना बनाई। अगले दिन कमला गांव के घर घर जाकर अपनी छाछ और लस्सी देने लगी। उसने गांव के लोगों से कहा, बिना पैसे दिए आप मेरी छाछ और लस्सी पीकर देखिए। अगर उसमें आपको कोई भी मिलावट या गलती नजर आए तो आप मुझसे कहिए। गांव वालों ने कमला के कहे अनुसार छाछ और लस्सी पी और गांव वालों ने पाया कि उसमें कोई मिलावट या गड़बड़ नहीं है। छाछ और लस्सी तो पहले की तरह ही बहुत स्वादिष्ट है। अब लोग समझ चुके थे कि कमला के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि जो लोग कमला के छाछ और लस्सी को मिलावटी बता रहे थे, वहीं विमला के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। ये बात फैलते देर ना लगी। तभी एक गांव वाला कमला से कहता है, कमला बहन, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम समझ गए कि यह सारी साजिश तुम्हारी दुकान को बंद करवाने के लिए की गई थी। अब कमला की दुकान पर पहले की तरह ग्राहक आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सभी गांव वालों का दिल फिर से जीत लिया। जब यह बात बिमला को पता चली तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। कमला की मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों का दिल फिर से जीत लिया था। उसकी दुकान पहले की तरह ही चलने लगी थी। कमला की तरक्की देखकर विमला का खून खौल रहा था। उसने अपने नौकर हरिया को बुलाया और उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। इस कमला ने तो एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया, मगर मैं भी विमला हूँ, इसको तो छोड़ूंगी नहीं। इस बार ऐसा प्रहार करूंगी कि यह कभी उठेगी ही नहीं। बस वही तो चाहिए। इस बार कमला का नाम और काम दोनों खत्म हो जाना चाहिए। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि कमला कभी कोई दूसरा कारोबार न कर पाए। लेकिन मालकिन, यह काम करने में तो बहुत खतरा है। चुप, इस बार भी हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। हरिया, तुम दोनों जाओ और आज रात कमला की दुकान में आग लगा दो। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो कमला का सारा कारोबार खत्म हो जाएगा और उसका हौसला भी टूट जाएगा। मगर मालकिन, पिछली बार भी हम पकड़ाते पकड़ाते बचे थे। अगर इस बार भी किसी ने हमें देख लिया तो बड़ा गजब हो जाएगा। अरे मूर्ख, हम इस काम को ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी नहीं होगा। तुम दोनों अपने चेहरों को कपड़े से ढककर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत ही वहां से भाग जाना। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, कोई सबूत मत छोड़ना। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। हरिया और सुखिया अपने चेहरे को काले कपड़े से ढककर चुपके से कमला की दुकान पर संगीत पहुंचे। सुखिया ने दुकान के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और हरिया ने दुकान में आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, दुकान धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें तेज हो गई। आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे ये क्या हो गया? कमला की दुकान में तो आग लग गई है। गांव वाले दौड़कर आए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
हरिया और सुखिया अंधेरे का फायदा उठाकर जल्दी से वहां से भाग निकले। सुबह जब कमला अपनी दुकान पर पहुंची तो उसकी दुकान के नाम पर बस राख का ढेर बचा हुआ था। अपनी दुकान को ऐसी स्थिति में देखकर कमला बहुत ही दुखी हुई। हे भगवान, यह क्या हो गया? कितनी उम्मीदों से मैंने यह दुकान खड़ी की थी। मेरी सारी उम्मीदें इस दुकान के साथ झलकर खाक हो गईं। यह बात जब फैली तो गांव का सरपंच भी वहां पहुंच गया। ये जिसने भी किया है उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमें तुरंत ही पता लगाना होगा कि यह किसकी हरकत है। सरपंच के आश्वासन के बाद कमला ने रोना बंद किया और अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। कमला को विश्वास था कि उसकी दुकान में यह आग अपने आप नहीं लगी, बल्कि किसी ने जानबूझकर यह आग लगवाई है। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर झांका पर उसे कुछ नहीं मिला। कमला उदास होकर घर जाने लगी। तभी उसने देखा कि झाड़ियों में एक गमछा और मिट्टी तेल का एक डब्बा पड़ा हुआ है। कमला उसे उठाकर जी के पास ले गई। गांव में हाहाकार मच गया कि सबूत पकड़ा गया है। किसी का गमछा और मिट्टी तेल का डिब्बा मिला है। सरपंच ने गांव के सभी लोगों को गांव के चौपाल पर बुलाया और गांव वालों से कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह गमछा आखिर किसका है? गांव वाले गमछे को ध्यान से देखने लगे। अरे ये गमछा, ये तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, मुझे याद आया, इस गमछे को तो मैंने विमला के नौकर कोड़े हुए देखा था। ये बात सुनते ही गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। विमला अब तक शांत खड़ी थी। ये बात सुनते ही वह थोड़ी घबराने लगी। सरपंच ने मिट्टी के तेल का डब्बा उठाया। उस पर हल्के अक्षरों में विमला की दुकान का नाम लिखा था। ये वही दुकान थी जहां से विमला अपने नौकरों के लिए राशन मंगवाती थी। विमला, यह मिट्टी का तेल का डिब्बा तो तुम्हारे दुकान का है, तो यह यहाँ कैसे आया? नहीं, यह गमछा मेरा नहीं है। मैं क्या जानूं, कोई भी मेरी दुकान से सामान खरीद सकता है। इधर विमला के पति का व्यापार बहुत ही मंदा चल रहा था। वह बहुत निराशा होकर घर लौट रहा था। वह इन साजिशों से बिल्कुल ही अनजान था कि विमला क्या कर रही है। उसने आते हुए रास्ते में देखा कि गांव के चौपाल पर भीड़ लगी हुई है। तब वह वहां से गांव के चौपाल पर जाता है। गांव के सभी लोग उसकी तरफ देखते रह गए, क्योंकि वह वहीं गमछाली खड़ा था जो सरपंच जी के पास सबूत में मिला था। विमला ने इधर उधर देखा, मगर अब कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वाले भी अब उसे गुस्से वाली नजरों से देख रहे थे। वह घबराहट में बड़बड़ाने लगी। अब बोलो, विमला, अब तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही यह सब करवाया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कमला मुझसे ज्यादा अमीर बने। विमला, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा, और अभी तक तुमने जितना कमला का नुकसान किया है, तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी और उसकी दुकान भी बनवानी होगी। सरपंच जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया, बस वही उसके कर्मों का फल है। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि वह सुधर जाए। ठीक है कमला, अगर तुम अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती हो तो यही होगा। ठीक है कमला, अगर तुम अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती हो तो यही होगा। कमला की बातों को सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं जलन में अंधी हो गई थी और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपनी गलती की सजा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस तुम मुझसे नफरत मत करना। विमला, अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगी तो तुम्हें हर काम में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर तुमने फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कमला ने अपनी बहन को माफ कर उसे गले लगा लिया। कमला की यह दरिया दिल्ली गांव वालों को बहुत पसंद आई। अब विमला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कमला ने उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका दिया। विमला ने सर झुकाकर हामी भर दी और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गईं।